हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, जीएस पेपर वन में इंडियन सोसाइटी के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जो कि हम उसका पहला टॉपिक पढ़ रहे थे अपने सिलेबस का, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। चैप्टर हमारा वही चल रहा है। हमारा फ्रेश टॉपिक उस चैप्टर के अंदर है मल्टी कल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म। क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं इनमें या फिर क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसको सीखेंगे, इन टर्म्स को डिकोड करेंगे और अप्लाई करेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में। क्या इंडिया मल्टीकल्चरल सोसाइटी है या इंडिया प्लूरल सोसाइटी है, या फिर इन दोनों टर्म्स का इंडिया अमेलगमेशन है, यानी कि एक मिक्सचर है। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक चीज तो क्लियर है, आप जानते होंगे, वैसे हेडिंग से ही आपको पता लग रहा होगा, इंडिया एक प्लूरल सोसाइटी तो है, यानी कि डाइवर्सिटी का एलिमेंट जो है वो भर भर के हमें भारत में देखने को मिलता ही मिलता है। मल्टी कल्चरल भी है, सारे के सारे कल्चर, विभिन्न प्रकार के कल्चर भारत के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और भारत ने बखूबी तरीके से सारे कल्चरल कम्युनिटीज़ को रिस्पेक्ट देते हुए एक धागे में पिरोकर रखा हुआ है आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक। और ऐसा माना जाता है कि संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि संविधान इतना बढ़िया तरीके से लिखा था, उसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही हमारा देश चलता है। तो कभी भी कल्चर को लेकर हमारे देश में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमारा देश टूट गया हो, या फिर जैसे दूसरे देशों में होता है कि सेपरेट कंट्री जो है वो निकल गई हो। हालांकि थोड़े बहुत हर्डल्स और स्पीड ब्रेकर्स आए हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पर विभिन्न सरकारों ने आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक इस समस्या को टैकल करा है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया, बीइंग द मोस्ट डाइवर्स नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज, फूड, कल्चर, कस्टम्स, रीति रिवाज, परंपरा, उसके बावजूद भी सारी की सारी कल्चरल कम्युनिटीज एक धागे में पिरोकर भारत की धरती पर रहती हैं और उनके अंदर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता ही मिलता है। और अच्छी बात यह भी है, एक मज़ेदार बात यह भी है कि ये जो कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं ये सिर्फ भारत की नहीं है। पास्ट में बड़े सारे जो लोग भारत के अंदर आकर सेटल होना चाह रहे थे, और आज भी जैसे होते हैं, आज जैसे बहुत सारे देशों से, स्पेशली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लोग जो हैं वो नॉर्थ इंडिया, दिल्ली रीजन के आसपास आकर सेटल हो रहे हैं। नेपाल से काफ़ी सारे लोग भारत में आके सेटल हो रहे हैं। भूटान से काफ़ी सारे लोग भारत में आके सेटल हो रहे हैं। तो हमारे अंदर इन सारे के सारे दूसरे देशों से आए हुए कल्चरल कम्युनिटीज़ को लेकर, रिलीजियस कम्युनिटीज़ को लेकर एक एक्सेप्टेंस भी है और उसके साथ साथ टॉलरेंस भी है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ जाओ कि भारत के अंदर मल्टी कल्चरलिज्म भी एग्जिस्ट करता है, प्लूरलिज्म भी एग्जिस्ट करता है। अब आपका सवाल मेरे से ये हो सकता है कि सर एक बारी डिटेल में बता दो, डिफरेंशिएशन हमें सिखा दो कि दोनों टर्म्स में फ़र्क क्या होता है और कौन सी टर्म बड़ी टर्म है, यानी कि अम्ब्रेला टर्म है। मल्टीकल्चरलिज्म का कंसेप्ट बड़ा होता है या फिर प्लूरलिज्म का कंसेप्ट बड़ा होता है, इसको डिकोड करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। अब जब भारत को हम लोग मल्टी कल्चरल सोसाइटी बोलते हैं, यानी कि पूरे के पूरे भारत का कोई एक रंग रूप नहीं है कल्चर के मामले में, बड़े सारे विभिन्न प्रकार के कल्चर जो हैं हमें देखने को मिलते हैं भारत की धरती पर, इंडिया एज अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। और हम ये कह सकते हैं कि अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है, अगर हम इस कंसेप्ट को ऐसा मान लें कि ये एक सिक्का है और एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स, यानी कि दो साइड्स होती हैं उसकी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर एक सिक्का है तो इसके दो पहलू हैं, एक है मल्टीकल्चरलिज्म और दूसरा है प्लूरलिज्म। ठीक है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब क्या? हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी जो है बहुत सारे टर्म्स में देखने को मिलती है, जैसा कि अभी मैंने आपको वेरियस पैरामीटर्स बताए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लोगों के फूड हैबिट्स, कस्टम्स, ड्रेसिंग सेंस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, बहुत सारे प्रकार की डाइवर्सिटी है। लेकिन उन डाइवर्सिटी की वजह से हमारा देश कभी भी टूटा नहीं, बिखरा नहीं। हम सारे लोग अलग अलग डाइवर्सिटी से जो बिलोंग करते हैं और भारत को डाइवर्स बनाते हैं, वो यूनिटी के साथ
टॉलरेंस के साथ, कोजाइवनेस के साथ इंडिया एज अ नेशन स्टेट के साथ जुड़कर रह रहे हैं। हमने सेपरेट कंट्री नहीं बना ली अपने राज्य को अलग करके भारत से। ये है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। और इसका जो पिलर है वो दो पहलुओं पे टिका हुआ है, दैट इज मल्टीकल्चरलिज्म एंड प्लूरलिज्म। पहले मुझे एक बात बताओ ईशा, निर्भय, आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया क्या? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? एक एक टर्म को समझना ज़रूरी है, कहीं पर भी अगर लगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे रोक देना, ठीक है? अब देखो, मल्टीकल्चरलिज्म तो आप समझ गए कि भारत के अंदर विभिन्न कल्चरल कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। शॉर्ट में तो अभी यही है, डिटेल में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। और भारत में मल्टीकल्चरलिज्म की सक्सेस की बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसको पूरा वर्ल्ड जो है वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को ये दिखता है कि हाँ भाई, थोड़ी बहुत समस्याएं हर देश में होती हैं, भारत में भी हैं कि कम्युनिटीज़ आपस में लड़ती हैं, धर्म को लेकर दंगे होते हैं। कभी कभार कुछ राज्यों ने डिमांड भी करी है कि हमारे राज्य को अलग कर कर सेपरेट नेशन स्टेट बना दिया जाए भारत की सरकार से, लेकिन फिर भी आज तक हमारा देश टूटा नहीं है। और जिन कम्युनिटीज़ में टकराव अगर कभी ना कभी उत्पन्न हुआ है तो वो शांत भी हुआ है एक टाइम पर जाकर। जैसे पंजाब में 1984 के दौर में ऑपरेशन ब्लू स्टार जब चला था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार जब लॉन्च करा था, तो सरदारों को लेकर, सिख कम्युनिटी को लेकर एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बन गई थी हिंदूज़ के मन में। लेकिन आज जो, वैसे तो देखो सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में अगर हम एक केस की बात करें तो हिंदूज़ की डेफिनेशन में सिख कम्युनिटी भी आती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक जर्नल डिस्कशन के साथ बता रहा हूँ कि उस टाइम पर थोड़ी सी इमेज जो है पंजाब में ख़राब हो गई थी सिख कम्युनिटी की, और हिंदूज़ और सिख्स के बीच में बहुत सारे टकराव देखने को मिले थे। लेकिन आज जो है वो माहौल सब कुछ शांत है। यही हमारे देश की ब्यूटी है, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की ब्यूटी है कि अगर कोई चिंगारी उत्पन्न होती है जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करती है तो हम उसको आग नहीं बनने देते हैं, हम उसको वहीं के वहीं शांत कर देते हैं। क्योंकि हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर हमारा देश चलता है वो बहुत अच्छे से फ्रेम करे गए हैं, जो कि हर एक कंटेक्स्ट में काम आते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान हमारा लिखा था तो वो सिर्फ उस ज़माने को देखते हुए नहीं लिखा था, 1940s या 1950s के ज़माने को देखते हुए नहीं लिखा था। उनका विजन फ्यूचरिस्टिक था कि फ्यूचर में कल को भारत के अंदर ये वाली समस्या अगर उत्पन्न होती हैं तो संविधान को और संवैधानिक प्रिंसिपल्स को हमारे इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उन सारी समस्याओं को वो टैकल कर कर इंडिया की प्रोग्रेस को रुकने न दे कभी भी ऐसे स्पीड ब्रेकर्स की वजह से। कम्युनिटीज़ में टकराव, धर्म को लेकर दंगे, कोई स्टेट्स नेशन स्टेट की, सेपरेट नेशन स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, सरकार से भिड़ रहे हैं। टाइम टाइम पर ये चैलेंजेस आए हैं, लेकिन भारत की सरकारों ने विभिन्न तरीके से इसको मतलब टैकल करा है, अच्छे बखूबी तरीके से इसको टैकल करा है विभिन्न समस्याओं को, और उसके पीछे क्रेडिट जाता है हमारे संविधान निर्माता को, ठीक है। और पूरी दुनिया जो है हमारे मल्टीकल्चरलिज्म की तारीफ करती है और इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी किसी भी और देश के अंदर पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। हमारे अंदर अगर धर्म के मामले में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी वाइब्रेंट मल्टीपल कम्युनिटीज़ हमें, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जैसे हिंदूज़, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट और ज़ोरोआस्ट्रियंस, जिनको हम भारत के अंदर पारसीज कहते हैं। ये सारे के सारे अच्छी तरीके से रिलीजियस कम्युनिटीज़ मिक्स हुई हैं भारत के देश में। और ये सारी की सारी कम्युनिटीज़ के कोई ना कोई जो मेंबर हैं वो भारत की प्रोग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भारत को आगे जो लेकर गए आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, जिन्होंने भारत की जीडीपी को बढ़ाया, भारत की उन्नति में चार चांद लगाए, वो सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, वो सारे सिख कम्युनिटी के लोग थे, वो सारे बुद्धिस्ट थे, वो सारे पारसीज थे। नहीं, धर्म से ज़्यादा लोगों का कंट्रीब्यूशन हमारे देश में मायने रखता है। हम कभी भी किसी इंसान के कंट्रीब्यूशन को जब काउंट करते हैं हमारे देश की तरक्की में, जीडीपी के पिलर में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, सोशल ग्रोथ में, कल्चरल ग्रोथ में और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में, तब हम किसी इंडिविजुअल या किसी रिलीजन को क्रेडिट नहीं देते हैं, हम लोगों को लोगों की तरह देखते हैं, ठीक है। और हम दुनिया में वन ऑफ द ऐसी डाइवर्स कंट्री हैं जहाँ पर वेरियस प्रकार की डाइवर्सिटीज़ हमारे देश में को एग्जिस्ट करती हैं, फिर चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी हो, चाहे वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, और विभिन्न भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो। लेकिन ये सभी डाइवर्सिटी जो है अच्छे से ब्लेंड हुई हैं भारत के अंदर एज अ नेशन स्टेट। और ये सभी लोग जो हैं
अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रीति रिवाज के, परंपराओं को फॉलो करने वाले, ठीक है, कल्चर को फॉलो करने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, ये सारे लोगों ने, हम सब ने मिलकर इस भारत को भारत बनाया है। ठीक है। और ये जो डाइवर्सिटी है सिर्फ इंडिया के अंदर से नहीं आती है कि हम ये कह दें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक ये हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और ये सारे परंपरागत रूप से, मूल रूप से सारे के सारे इनके जो पूर्वज थे वो भारत के ही निवासी थे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करोगे तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से तरीके से पता है कि इंडिया का जोग्राफिकल एक्सटेंट बहुत वास्ट है। वो तो चलो ठीक है, ये तो फैक्चुअल बात हो गई। और हमें पास्ट में बड़ी सारी वेव्स ऑफ माइग्रेशंस देखने को मिली हैं कि अलग अलग देशों से लोग जो हैं वो भारत में ना सिर्फ घूमने के लिए आए बल्कि यहाँ पर सेटल भी हुए। और पूरी दुनिया से इन आए हुए लोगों का हम लोगों ने बखूबी तरीके से स्वागत करा और उनको अमेलगमेट करा भारत की धरती में, अपने कल्चर में, अपने परंपराओं में। लेकिन हमने उनको कभी भी फोर्स नहीं करा कि आप जो है भारत का ये कल्चर है, अगर आप इस गली मोहल्ले में रह रहे हो तो सारे लोग यहाँ पर हिंदूज हैं तो आपको मंदिर जाना अनिवार्य है, सारे लोग यहाँ पर सिख कम्युनिटी के हैं तो आपको गुरुद्वारे जाना पड़ेगा, सारे लोग यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं तो आपको नमाज जो है जुम्मे की नमाज अटेंड करनी पड़ेगी, आपकी औरतों को बुर्का पहनना पड़ेगा। हमारे देश में कभी भी किसी कम्युनिटी को फोर्स नहीं करा जाता है। और जब कोई ऐसे केसेस आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऐसे लोगों की, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स के ऊपर आधारित है, बेस्ड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? निर्वैर, ईशा, आगे आगे बढ़े। तो देखो, यूनिटी और डाइवर्सिटी के बीच में कि सारे लोग मिलजुल कर रहे, और ये यूनिटी टूटती कब है? जब किसी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि दूसरे कल्चर के लोग, दूसरे रिलीजन के लोग हमारे देश में कैसे रह रहे हैं। लेकिन भारत में ये वाली समस्या थोड़ी बहुत आई है, लेकिन ओवरऑल हमारी कंट्री काफ़ी सक्सेसफुल रही है। हमने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के पिलर्स को हमने अलग अलग करके नहीं देखा, हमने इसको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी नहीं, हमारे देश में हमने इसको जो जगह दी है वो जगह दी है हमने इसको एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन राइटर यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि ये जो दो सेपरेट पिलर होते हैं, सबका मिलजुल कर रहना और कंट्री में डाइवर्सिटी भी मेंटेन होना। ठीक है, तो मैनेजिंग यूनिटी इन सच डाइवर्स सोशियो कल्चरल सिचुएशंस, ये हमेशा कोई भी नेशन स्टेट हो उसके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है। हमारे लिए भी रही है, लेकिन भारत ने बखूबी तरीके से, जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया, टैकल करके रखा हुआ है, संभाल कर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अगर हमें संभाल कर रखना है किसी भी देश को, ये एक जर्नल मैसेज है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर बात करी थी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर एक सिक्का है तो इस सिक्के के दो पहलू है, मल्टीकल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म। तो राइटर हमें यहाँ पर एक सुझाव दे रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं, जो कि वेरियस सोशियोलॉजिस्ट का, कल्चरलिस्ट का मानना है कि अगर हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी या फिर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के पिलर्स को बैलेंस करना है बहुत अच्छी तरीके से, कि इसको गिरने नहीं देना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्लूरलिज्म को और मल्टीकल्चरलिज्म को दोनों को साथ में लेकर चलें, ताकि ये जो कनंड्रम है, कनंड्रम का मतलब होता है समस्या, ठीक है, ये समस्या जो है वो उत्पन्न ही ना हो कि हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। हमने बैलेंस नहीं करा इनको, हमने इनको मिक्स ही कर दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बना दिया। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम क्रेडिट दे सकते हैं कि भारत ने प्लूरलिज्म के कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से निखार कर रखा, संवार कर रखा, साथ में मल्टीकल्चरलिज्म के कंसेप्ट को भी भारत में बहुत अच्छे से संभाल कर रखा गया, उसकी रिस्पेक्ट करी गई। तो अब लेट्स हिट्स द बुल्सआई। हम जानते हैं कि ये प्लूरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म का कंसेप्ट होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्लूरलिज्म के बारे में। भारत के अंदर यदि हम देखें प्लूरलिज्म, अब प्लूरलिज्म मतलब क्या है? जो चीज़ सिंगल नहीं है, जो चीज़ मल्टीपल है, और मल्टीपल चीज़ों को हम क्या कहते हैं? प्लूरल। यानी कि कोई सिंगल चीज़ नहीं है, वो चीज़ मल्टीप्लिसिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है, मल्टीपल चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल जो टर्म है किसके लिए यूज़ करा जा रहा है? प्लूरल टर्म किसके लिए यूज़ करा जा रहा है? कम्युनिटीज़ के लिए, धर्मों के लिए, भाषा बोलने वाले लोगों के लिए, उनके पहनावे के लिए, अलग अलग रीजन में जो लोग रह रहे हैं
उनके फूड हैबिट्स के लिए, ड्रेसिंग सेंस के लिए। तो प्लूरलिज्म जो है वो एक तरीके से हमें वास्तविकता को दिखाता है, रियलिटी को दिखाता है कि कल्चरल डाइवर्सिटी क्या सिर्फ कहने के लिए तो नहीं है, क्या वो रियल में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। हम भारत में बोल तो रहे हैं कि भारत सबसे ज़्यादा डाइवर्स नेशन है, नेशन स्टेट है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर, जो कि किसी और देश के अंदर आपको देखने को मिलेगी नहीं पूरी दुनिया में। तो ये चीज़ क्या रियल में एग्जिस्ट करती भी है या फिर ये सिर्फ चीज़ थ्योरेटिकल है। तो इसकी रियलिटी के पैरामीटर को जानने के लिए प्लूरलिज्म का जो कंसेप्ट है वो बर्थ लेता है, ताकि हम कल्चरल डाइवर्सिटी के कंसेप्ट के ऊपर एक रियलिटी चेक लगा सकें। तो प्लूरलिज्म का मकसद ये होता है, जब हम इस कंसेप्ट को पिक्चर में लेकर आते हैं, लाइमलाइट में लेकर आते हैं, इट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ सोसाइटी। प्लूरलिज्म का कंसेप्ट एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है, ठीक है, जहां पर जो सभी लोगों के, अलग अलग कल्चरल कम्युनिटीज़ के लोगों के, रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोगों के बेस्ट टू बेस्ट इनपुट जो होते हैं वो इंटीग्रेट करे जाते हैं, जिसकी वजह से देश की एक पहचान बनती है। अब हमारे देश की, जैसा कि आप जानते हो, एक सिंगल पहचान तो है नहीं। हम ये बोल नहीं सकते कि भारत की भाषा ये, भारत का कल्चर ये, भारत की लैंग्वेज ये, भारत की परंपरा ये। हमें बोलना चाहिए, और जो बोला भी जाता है, भारत में मल्टीपल तरह के कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। भारत की एक भाषा नहीं है, भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में एक फूड हैबिट लोग फॉलो नहीं करते हैं। भारत में मल्टीपल फूड हैबिट्स, मल्टीपल कस्टम्स, अलग अलग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग अलग अलग कपड़े पहनावे को एक्सेप्ट करते हैं। लोगों के चाल चलन, बात करने का रवैया जो है, जो लैंग्वेज है, वो अलग अलग जगह पर बहुत अलग अलग तरीके से जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, हमने बेस्ट टू बेस्ट इनपुट जो है वो सारी जगह से लिए हैं, ठीक है, भारत में। अब सारी जगह से लिए कहने का मतलब ये है कि आप मान लो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, ये तो है ही लोग, लेकिन बाहर से जो लोग आए हैं उनके कल्चर को भी हमने अपने कल्चर के अंदर इंटीग्रेट करा है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी भारत के मूल रूप से निवासी थोड़ी ना थे पास्ट में। अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास को देखें, ये तो मध्यकालीन भारत के अंदर उनका आगमन हुआ है। जैसे पोर्चुगीज जब आए तो उन्होंने चर्च वगैरह क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को लाना यहाँ पर शुरू करा, और जब ये मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, धीरे धीरे कर जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, मुगल एम्पायर बना, और पास में जो ट्रेडर्स वगैरह आए थे, अरब ट्रेडर्स वगैरह, ये जब यहाँ पर आकर सेटल होना शुरू हुए तो इनके कल्चर को यहाँ पर एक्सेप्ट करा गया। अब ऐसा नहीं था कि जब इनके एम्पायर का खात्मा हो गया, ये ध्वस्त हो गए इनके सारे के सारे एम्पायर और किंगडम, तो हम इनके कल्चर को भूल गए। आज भी वो परंपराएं, वहाँ के लोग, उस रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हमारे देश में रहते हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और हमारा पूरे भारतीयों का मेल जोल उनके साथ है, और हम कभी भी इन चीज़ों को माइंड भी नहीं करते हैं। यस, कुछ एक्सेप्ट करते हैं हम इस चीज़ को कि कुछ पेरोकियल माइंडसेट के, नैरो माइंडेडनेस के जो लोग होते हैं, वो कुछ कभी कभार नोटोरियस एक्टिविटीज़ जो है उसको बर्थ देने की कोशिश करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के धागे को तोड़ने के लिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रांग हैं कि हम इस चीज़ को अभी तक बचा कर रख पाए हैं, और नियर फ्यूचर में भी रखेंगे, ठीक है। तो प्लूरलिज्म जो है ये अलाउ करता है हमें कि अलग अलग जो ग्रुप्स के जो लोग हैं, फिर कैसे भी वो ग्रुप हो, चाहे कल्चरल ग्रुप हो, रिलीजियस ग्रुप हो, कैसा भी ग्रुप हो, ठीक है, वो तो एग्जिस्ट करे ही करे, हम उनको तो अलाउ करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लूरलिज्म का ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्लूरलिज्म का मतलब ये नहीं होता, एक तो होता है इसका मतलब कि मल्टीपल जो ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो एग्जिस्ट करेंगे, हम उनको अलाउ करते हैं, हम उनको परमिट करते हैं हमारे देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर। ये तो एक जनरल कंसेप्ट है, हम क्योंकि इंडिया के साथ रिलेट करके इसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं इस वजह से। बट यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सभी के सभी ग्रुप्स के ऊपर एक यूनिफॉर्म स्टेटस जो है वो चिपका दिया जाए, वो उनके ऊपर इम्पोज कर दिया जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भारत के अंदर एक कल्चर नहीं है, भारत के अंदर एक भाषा नहीं है, भारत के अंदर मल्टीपल कल्चर्स हैं, मल्टीपल भाषाएं हैं, मल्टीपल ड्रेसिंग सेंस के, फूड हैबिट्स के, रीति रिवाजों, परंपरा के लोग रहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम इंडिविजुअलिटी की भी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम कोई एक
होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से किसी कम्युनिटी के ऊपर कॉमन तरीके से कोई एक चीज़ थोपने की कोशिश नहीं करते हैं। इसका एक नॉर्मल सा और एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल ये है कि भारत के अंदर अगर आप रिलीजियस कम्युनिटी की टर्म्स में देखो तो मेजॉरिटी लोग कौन है? मेजॉरिटी लोग हैं हिंदूज। लेकिन क्या हिंदुज़म ही सिर्फ भारत के अंदर एग्जिस्ट करता है? सिर्फ यही धर्म एग्जिस्ट करता है? नहीं, सारे धर्मों की जगह है। तो क्या मंदिर ही आपको सिर्फ दिखाई देते हैं हर एक जगह पर? नहीं, ऐसा नहीं है। मस्जिद होते हैं, पारसीज के टेम्पल्स होते हैं, गुरुद्वारे बन रखे होते हैं जगह जगह पर, गलियों गलियों में। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि हम कभी भी किसी ग्रुप के ऊपर एक यूनिफॉर्म स्टेटस इम्पोज अगर नहीं करते हैं, थोप नहीं रहे हैं उनके ऊपर कोई चीज़, बेस्टो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कोई चीज़, बेस्टो का मतलब होता है थोपना, तो यानी कि हम प्लूरलिज्म की टेंडेंसी को फॉलो कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल और मैं आपको दे सकता हूँ कि भारत में जो लोग सिटीज़ में, टाउन्स में, विलेजेस में रहते हैं, तो हमें लगता है कि उनका एक प्रकार का कॉमन कल्चर है कि सब लोग जो हैं दिवाली पर पटाखे फोड़ेंगे, मिठाइयाँ लेकर आएंगे, सूट सलवार कमीज़ साड़ी कुर्ता पजामा पहनेंगे, कोई भी जो ओकेशन होगी उसके अंदर उनका खाना ये बनेगा, ड्रेसिंग सेंस ये होगी, कस्टम्स, रीति रिवाज, परंपराएं ये फॉलो करी जाएंगी। लेकिन उसके साथ ही हम कभी भी ट्राइबल्स को फोर्स नहीं करते हैं कि आप मेन स्ट्रीम कल्चर के पार्ट बन जाओ और आपको भी दिवाली के टाइम पर दिए जलाना ज़रूरी है, पटाखे फोड़ना ज़रूरी है। हमने उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए अगर वो अपने कल्चर को इंटैक्ट रखना चाहते हैं और मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर मर्ज नहीं होना चाहते हैं, तो हमने उनके इस आइडियोलॉजी को प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट दे रखी है। इनफैक्ट भारत की सरकार ने कुछ एरियाज को डेजिग्नेट कर रखा है एज प्रोहिबिटेड एरियाज, क्योंकि वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं और वो नहीं चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी दखल अंदाजी करे हमारे रिसोर्सेज में, हमारे एरियाज में। हम तुम्हारे घर पे नहीं घुस रहे हैं, हम तुम्हारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट नहीं बन रहे हैं, तो तुम भी हमारे यहाँ मत आओ। और भारत में सरकारों ने ट्राइबल्स को ऐसी अनुमति दे रखी है और संवैधानिक प्रिंसिपल से इनको ये वाली प्रोटेक्शन दे रखी है कि आप बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर, आपको जिस प्रकार से अपने इलेक्शंस करवाने हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, जिस प्रकार से अपने लीडर को चुनना है, आपको जो करना है आप करो, ठीक है। और मेन स्ट्रीम सोसाइटी आप में दखल अंदाजी बिल्कुल भी पैदा नहीं करेगी आपके कल्चर के अंदर। चिंता मत करो कि आपका कल्चर जो है वो छिन जाएगा मेन स्ट्रीम सोसाइटी की किसी भी इंटरफेरेंस की वजह से। ऐसा आश्वासन हमने, हमारी सरकारों ने आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक ट्राइबल कम्युनिटीज़ को दिया है। तो यहाँ पर हम जो भारत का एक यूनिफॉर्म कल्चर है, जो परंपराएं हैं, हम ऐसे लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम इनकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको भी हम प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उसको जगह दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज प्लूरलिज्म। तो समझ गए प्लूरलिज्म के अंदर क्या होता है? ईशा, निर्वैर, मैं आपको एक लाइन में जस्टिफाई कर देता हूँ इस चीज़ को कि डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन यूनिफॉर्म तरीके से किसी ग्रुप के ऊपर थोपी नहीं जाती है, ठीक है। यानी कि अगर सारे लोग किसी ना किसी धर्म को मानते हैं और वहीं पर कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई बंदा है, कोई बंदी है जो कि एथीस्ट रहना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर पथराव करने मतलब पथराव कर दिया जाएगा, सड़क पर खड़े होकर मिट्टी का तेल डालकर उनको जला दिया जाएगा। तुम्हें कोई ना कोई धर्म तो फॉलो करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, तुम्हें मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, उनकी मर्जी, ठीक है। कोई भी चीज़ जो मेजोरिटी ग्रुप लोग फॉलो करते हैं या मेजोरिटी ग्रुपिंग्स जो हैं वो अलाउ करी जाती है, लेकिन यूनिफॉर्म स्टेटस उन पर इम्पोज नहीं करा जाता कि आपको ऐसे 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 करके चलना है, ये फॉलो करना है, ये खाना है, ये पहनना है। ऐसा नहीं होता हमारे देश में, ठीक है। या फिर जहां पर भी प्लूरलिज्म का कंसेप्ट जो है वो लागू होता है। क्लियर है ये वाली बात? अभी आ रहे हैं निर्वैर, शांति रखोगे कि नहीं? अगला कंसेप्ट है हमारा मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है। अब हमारा जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो ये शो करता है कि हम जो हैं रिस्पेक्ट शो करें, वो हमें ये बताता है कि हम रिस्पेक्ट शो करें और टॉलरेंस दिखाएं टुवर्ड्स अदर्स कल्चर्स एंड अदर्स फेथ। बात समझ में? मल्टीकल्चरलिज्म हमें हमारा ये दिखाता है कि हम रिस्पेक्ट और टॉलरेंस शो करें दूसरे कल्चर्स और दूसरे धर्मों के प्रति
या फिर दूसरी भावनाएं और श्रद्धा जो लोग अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हमें ये बताता है कि सारी की सारी जो माइनॉरिटी वैल्यूज़ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, दे मस्ट हैव इक्वल स्टेटस टू दोज ऑफ द मेजोरिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कम्युनिटी मेजोरिटी के अंदर है तो उसकी बातें, उसकी भाषा, उसके परंपरा, उसका कल्चर, उसका धर्म बाकी के ऊपर, बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर चिपका दिया जाए। भारत में हिंदूज को छोड़कर बाकी जो रिलीजियस कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं वो माइनॉरिटी की डेफिनेशन में आती हैं। कौन कौन सी? आप इस लाइन से हिंदूज को हटा दो, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीस, इनकी संख्या क्योंकि हिंदूज के कंपैरिजन में कम है तो इनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज। हम इनको इक्वल स्टेटस दें अगर, और इनकी वैल्यूज को रिस्पेक्ट करें, तो ये जो चीज़ है ये आती है मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे रतन टाटा जी जो थे वो पारसी थे, तो क्या भारत के लोगों ने इनको रिस्पेक्ट नहीं दी क्या? भारत की सरकार ने इनकी कंपनी चलने नहीं दी क्या? भारत के लोगों ने इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करने से मना करा क्या कि आप तो पारसी हो, हम तो आपका नमक नहीं खाएंगे, हम तो आपकी गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम तो आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे, हम तो आपके स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी नहीं पियेंगे, हम तो आपके शोरूम में जाकर शॉपिंग नहीं करेंगे, ज़ारा के अंदर नहीं जाएंगे हम लोग कुछ भी खरीदने, नहीं ना? क्योंकि हमारे देश के अंदर मल्टी कल्चरलिज्म एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ें शो करती है। सिमिलरली एक बॉलीवुड एक्टर है बोमन ईरानी, ठीक है, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते हैं, और ऐसे बहुत सारे पारसीज हैं, ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, बहुत सारे सिख्स हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हम रिस्पेक्ट और टॉलरेंस शो करें दूसरे कल्चर्स और दूसरे धर्मों में विश्वास रखने वालों के प्रति, और माइनॉरिटीज़ के पास वो सभी राइट्स होने चाहिए, उनका भी अधिकार इस देश में उतना ही होना चाहिए जितना मेजोरिटी के पास है। ठीक है, इट ऑल्सो अलाउज असर्शन ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटीज इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, कि आप अपनी, इसका मतलब मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी विभिन्न आइडेंटिटीज को हर एक जिंदगी के पड़ाव में, कहीं पर भी, किसी भी एरिया में आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को अप्लाई कर सको। और यहां पर बेसिकली बात हो रही है माइनॉरिटी कम्युनिटीज की, माइनॉरिटीज की। ठीक है, बात यहां पर समझ में आई? बताओ। तो भारत के जो संविधान है, अब ऐसे ही थोड़ी ना, ये जो मल्टीकल्चरलिज्म है अगर हम लोगों को समझाएंगे तो वो ऐसे ही थोड़ी ना माइनॉरिटीज़ को सब कुछ करने देंगे। लोगों के अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना भी तो ज़रूरी है, और वो डिसिप्लिन भारत की कम्युनिटीज़ में, चाहे वो फिर वो मेजोरिटी हिंदूज़ हों या माइनॉरिटीज़ के नाम पर अगर हम बात करें, फिर चाहे वो मुस्लिम्स हो, सिख्स हो, क्रिश्चियंस हो, जैन्स हो, बुद्धिस्ट हो, पारसीज हो, एक दूसरे के कल्चर में, एक दूसरे के धर्म में, कोई थीस्ट हो चाहे कोई अथीस्ट हो, कोई धार्मिक हो या फिर धर्म को ना मानने वाला हो, उसका विश्वास नहीं हो किसी भी भगवान के ऊपर, हम हर एक लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि संविधान जो है उसके मूल अधिकार ऐसे हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स देता है लोगों को, और इस वैरायटी को प्रिजर्व करने के लिए भारत के संविधान ने बखूबी तरीके से काम करा है, जैसा कि लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है निर्वैर, अब समझ में आया फर्क क्या है मल्टीकल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म के बीच में? बताओ। दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं। कौन सी चीज ज्यादा बड़ी है, कौन सी छोटी है, वो अभी हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो एजर्शन है, मतलब ये जो क्लेम है हमारा कि अलग अलग वैरायटी के जो लोग हैं वो एग्जिस्ट करते हैं भारत के अंदर, डाइवर्सिटी है, और हमें माइनॉरिटी के अधिकारों की भी रिस्पेक्ट करनी है, उनको भी यहाँ पर हमें क्या देना है, इक्वल स्टेटस देना है। तो ये चीज़ के लिए पास्ट में क्या कुछ डिमांड चली है क्या भारत की सरकार से ऐसा करने के लिए, या फिर माइनॉरिटीज़ के राइट्स को और बूस्टअप करने के लिए, या फिर उनके कल्चर, उनके फेथ की तरफ पूरी इंडियन सोसाइटी टॉलरेंस दिखाए, रिस्पेक्ट शो करे? तो यस, पास्ट में अगर आप आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक देखो तो लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का जो सिलसिला चला था, ठीक है, और ये कब शुरू हुआ था? इन पर्सन को जानते हो ये शब्द? कौन है ये वाली फोटो, इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है? ये हैं पोट्टी श्रीरामुलु, पोट्टी श्रीरामुलु,
याद आया? विशाल, इन्होंने विशाल आंध्रा मूवमेंट लॉन्च करी थी, ठीक है। और वहां पर जो है इन्होंने विशाल आंध्रा मूवमेंट को लॉन्च करने के बाद जो है लिंग्विस्ट एक सेपरेट स्टेट जो है आंध्र प्रदेश के नाम से क्रिएट करवाई थी, ठीक है। इनका ये मानना था कि तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अपने अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर, और वहाँ से इन्होंने 56 डेज का फास्ट रखा था। उसके बाद इनकी डेथ भी हो गई थी, लेकिन सेपरेट स्टेट बन गया था। और बाद में भारत की सरकार ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो था वो एक्ट पास करा था 1956 के अंदर, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बनी थी हमारे देश के अंदर, ठीक है। ताकि अलग अलग पूरे के पूरे भारत की धरती को ऐसे राज्य के अंदर तब्दील करा जाए, मतलब भारत का जो मैप है, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं राज्यों की टर्म्स में, वो ऐसे बने कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हमें बखूबी तरीके से होता हुआ दिखे, ठीक है। फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिली माइनॉरिटीज़ को आगे चलकर, आज़ादी के बाद शुरू से ही मिल गई थी वैसे तो, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सबको अधिकार मिलेगा, वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे, वो राइट टू कंटेस्ट भी उनके पास राइट है कि इलेक्शंस में वो खड़ी भी हो सकते हैं। इसके अलावा माइनॉरिटी राइट जो हैं उनकी डिमांड्स जो हैं, उनके राइट्स को और अधिकार मिलने चाहिए, तो उसके लिए भी बड़ी सारी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ ने अपने अधिकारों के लिए लड़ा है। इंडिजिनस राइट्स, कुछ कुछ जो ट्राइबल लोग हैं उन्होंने भी अपने अधिकारों के लिए लड़ा है। और एंटी हिंदी मूवमेंट्स भी हमारे देश में चली कि जब बहुत सारे लोग आज़ादी के बाद, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स नॉर्थ इंडिया में बैठे हुए ये बोलने लगे थे कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी बननी चाहिए, तो इसके लिए, इसके विरोध में, इसके अगेंस्ट जो है साउथ इंडिया में धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। एंटी हिंदी एजिटेशन चली थी, जिसको लीड करा था इन पर्सन ने, और इनका नाम है ईवी रामासामी नेकर, ठीक है, जिनको हम शॉर्ट में बुलाते हैं पेरियार के नाम से, ठीक है। इन्होंने जो द्रविडियन मूवमेंट थी उसको लॉन्च करा था, और एंटी हिंदी मूवमेंट जो साउथ इंडिया में चली थी उसको भी लीड करा था, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद जो है साउथ इंडियंस की डिमांड्स की वजह से हमारे देश में क्या है, कोई हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हिंदी अलॉन्ग विद इंग्लिश, ठीक है। अब ये जो एजर्शंस हैं, ये जो लोगों की डिमांड्स हैं अलग अलग रीजन से आने वाले, डाइवर्सिटीज़ को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक नए तरीके का हमें एसिमुलेशन दिखाते हैं, मिक्सचर दिखाते हैं, एमलगमेशन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी के सभी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की नेशन बिल्डिंग के अंदर। हम किसी एक कम्युनिटी को क्रेडिट नहीं दे सकते। कोई भी जो कम्युनिटी है, हम ये नहीं कह सकते कि वो लेफ्ट आउट हो गई है हमारे देश को एक रेनबो नेशन बनाने के लिए। रेनबो नेशन मतलब ये होता है कि हमारे देश में सबका योगदान है, हर कम्युनिटी का, चाहे वो किसी भी कल्चर से हो, धर्म से हो, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी परंपराओं को फॉलो कर रहे हो, कोई भी भाषा बोल रहे हो, सबने इस भारत को भारत बनाया है। तो मल्टी कल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म जो है वो एक न्यू पैराडाइम है, ठीक है, हमारे देश में एक स्टेबिलिटी के लिए, ताकि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का पिलर टूटे ना, जिसके दो पहलू हैं, मल्टी कल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म। और किसी भी देश के अंदर, बात सिर्फ भारत की नहीं हो रही यहाँ पर, किसी भी देश के अंदर जब ये मल्टी कल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म के पिलर्स स्ट्रॉन्ग तरीके से कोएग्जिस्ट करके रहते हैं, और ये मिलकर यूनिटी और डाइवर्सिटी के पिलर्स को इस प्रकार से बैलेंस करते हैं, जैसे भारत ने करा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी कर दिया। भारत ने यूनिटी और डाइवर्सिटी को अलग अलग करके नहीं रखा। तो किसी भी नेशन को दो प्रकार से स्ट्रेंथ मिलती है। एक तो वहाँ के लोग आपसी तालमेल बनाकर रहते हैं, उनके अंदर हमें एक कोजाइवनेस की फीलिंग देखने को मिलती है, और वो देश जुड़ा भी रहता है। वहाँ पर फिर सेपरेट जो स्टेट्स हैं वो सेपरेट नेशन स्टेट्स बनाने की डिमांड नहीं करती हैं, देश टूटता नहीं है, ठीक है, और देश में कम्युनिटीज़ के बीच में टकराव नहीं होता, ठीक है। तो कोजाइवनेस जनरली एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है जिसमें आप सारे लोगों को अपना समझते हो, इट इज़ वी फीलिंग। और जब देश टूटता है, जब सब लोग अपने अपने कल्चर, अपने अपने धर्मों को देखने लग जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं दे फीलिंग। तो कोजाइवनेस जो होता है इसका मतलब होता है वी फीलिंग। और हमें वी फीलिंग ऐसा नहीं है कि अगर हम हिंदू हैं तो हिंदूज़ के लिए रखनी है, अगर हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों के लिए रखनी है, पूरे देश के लिए रखनी है। हमें
मतलब ये कंसेप्ट ये कहता है फॉर एग्जांपल कि अगर हमें हिंदुस्तान में अगर किसी को देखना है, समझना है, तो हमें इंडियंस को इंडियंस की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर हमें नेशन बिल्डिंग के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी की तरह ही देखना चाहिए, ना कि वो सरदार है, सरदारनी है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, हिंदू है, क्या है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस डिस्कशन से हम अभी तक ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्लूरलिज्म है वो एक प्रकार से जर्नल टर्म है। जर्नल टर्म क्यों है? क्योंकि प्लूरलिज्म का मतलब है किसी भी प्रकार की प्लूरैलिटी, किसी भी प्रकार की मल्टीप्लिसिटी। वो किसी के लिए भी हो सकती है, जैसे रिलीजन्स को लेकर प्लूरैलिटी हो सकती है, लैंग्वेजेस को लेकर प्लूरैलिटी हो सकती है, मतलब कोई भी चीज़ जो एक से ज़्यादा होगी वो प्लूरल है। जबकि मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो एक प्रकार से प्लूरैलिटी टर्म की ही प्रोएक्टिव एप्लीकेशन है। कहने का मतलब ये है कि जब हम प्लूरैलिटी के कंसेप्ट को समाज में इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल और हिट्रोजेनिटी, हिट्रोजेनिटी का मतलब भी वैसे डाइवर्सिटी होता है कि अलग अलग कल्चर्स, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, फेस्टिवल्स मनाने वाले लोग, कपड़े पहनने वाले लोग, फूड हैबिट्स को फॉलो करने वाले लोग, जब बहुत सारे हों अलग अलग प्रकार के, तो प्लूरैलिटी के कंसेप्ट को जब हम समाज में इस प्रकार से अप्लाई करते हैं कि डाइवर्सिटी और हिट्रोजेनिटी मेंटेन रहे और किसी प्रकार का समाज में लोगों के बीच में टकराव ना हो, वो हार्मोनाइजेशन में रहे सोसाइटी के अंदर जर्नली, और देश को एक ही धागे में पिरोकर रखे पर्टिकुलरली, मतलब समाज में शांति व्यवस्था बरकरार रहे, ये डाइवर्सिटी का कंसेप्ट मेंटेन रहे, हेट्रोजेनिटी का कंसेप्ट मेंटेन रहे, और ये समाज में जनरली तो होना चाहिए लेकिन पूरे देश में भी पर्टिकुलरली दिखना चाहिए। तो प्लूरैलिटी का कंसेप्ट जब किसी समाज में या किसी देश के ऊपर अप्लाई करने के बाद जब उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की फॉर्म में, होमोजेनाइजेशन की फॉर्म में, कोजाइवनेस की फॉर्म में, इंटीग्रिटी की फॉर्म में, यूनिटी की फॉर्म में, स्टेबिलिटी की फॉर्म में, तो वो कंसेप्ट जाकर बनता है, फिर प्लूरैलिटी टर्म की ऊंचाइयां बढ़ जाती हैं और फिर वो बन जाता है मल्टीकल्चरलिज्म। आप समझ में आया निर्वैर, ईशा, क्या है ये एग्जैक्टली बताओ। विद इन अ कम्युनिटी डाइवर्सिटी हो कैसे, मतलब वो तो फिर फूड हैबिट्स और इन सब में हो सकती है। कम्युनिटी किसको कम्युनिटी कह रहे हो? मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर यस शिया सुन्नी होते हैं, हाँ, वो प्लूरैलिटी, यस वो प्लूरैलिटी है, क्योंकि हम यहाँ पर प्लूरैलिटी के अंदर क्या बात कर रहे थे, यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि सोसाइटी के अंदर वो लोग रहने चाहिए और बेस्ट ऑफ इनपुट सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आने चाहिए और कोई भी यूनिफॉर्म स्टेटस इंपोज नहीं करेगा। समझ रहे हो? हमारे देश में मुसलमान सारे के सारे एक तरीके से नहीं चलते हैं, सारे के सारे जो सरदार होते हैं वो भी एक तरीके से नहीं चलते हैं। शियास के कस्टम अलग है, सुन्नीस के कस्टम अलग है। ऐसी सिख कम्युनिटी के अंदर जो मल्टीपल लेयर्स पर सिख कम्युनिटी डिवाइडेड है, वहां पर भी उनके साथ के कल्चर जो कस्टम्स हैं वो सारे के सारे अलग हैं। पॉइंट ये है कि इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पर समाज में दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रांग हो कि वो इन सब चीजों को हैंडल कर लें। ये है ये वाला कंसेप्ट, समझ रहे हो? क्लियर हुआ? अब हम ठोस तरीके से जरा डिफरेंसेस को देख लेते हैं दोस्तों। हमने ये बात तो कर ली डिटेल में, लेकिन क्रिस्टल क्लियर 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर हम डिफरेंसेस को देख लेते हैं, प्लूरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म, ताकि आपको 100 बातों की एक बात हमेशा के लिए समझ में आ जाए कि क्या एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऊपर तो मैंने एग्जांपल दे देकर समझा दिया आपको, यहां पर एक बारी फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लूरलिज्म का कंसेप्ट जो है, या मल्टीकल्चरलिज्म का जो कंसेप्ट है उसकी अहमियत क्या है पब्लिक स्फीयर ऑफ लाइफ में, यानी कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं और समाज में बढ़ते हैं आगे, तो क्या होता है प्लूरलिज्म समाज में और क्या होता है मल्टीकल्चरलिज्म। जब बात करते हैं हम प्लूरलिज्म की, यहाँ पर इंडिविजुअल्स को, सभी के सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल तरीके से ट्रीट करा जाता है इन कॉमन या फिर न्यूट्रल पब्लिक स्फीयर। यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ठीक है, यस क्लास का डिफरेंस हो सकता है, रिच और पुअर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, फंडामेंटल राइट्स सबको मिलेंगे। कोई किसी के राइट्स में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं दिखाएगा, किसी के राइट्स का उल्लंघन नहीं होगा, उनकी हानि नहीं होगी। मल्टीकल्चरलिज्म क्या है
यहाँ पे पब्लिक स्फीयर जो होता है वो कल्चरली न्यूट्रल नहीं होता, ठीक है। पब्लिक स्फीयर यहाँ पर एक ऐसा एरेना, ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ पर कल्चरल नेगोशिएशंस होती हैं। कल्चरल नेगोशिएशंस का कहने का दोस्तों ये मतलब है कि ये एक मैसेज है समाज को, भाई तुम मेरे कल्चर की रिस्पेक्ट करो, मैं तुम्हारे कल्चर की रिस्पेक्ट करूंगा। तुम कुछ भी ऐसा काम मत करना जिससे मेरे कल्चर को तुम हानि पहुंचाओ, हम तुम्हारे कल्चर को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ये एक पब्लिक मैसेज रहता है कि भाई अगर किसी पर्सन को मंदिर आना नहीं पसंद है तो मत आओ, लेकिन ऐसी हरकत मत करो जिससे हिंदूज की जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचे, उनको आहट पहुंचे, ठीक है। तो यहां पर कोई भी ग्रुप जो है वो डोमिनेट नहीं करना चाहिए। नो ग्रुप शुड डोमिनेट इन अ वे कि आप दूसरे कल्चर्स को डिग्रेड कर रहे हो, उनकी वैल्यूज को डिग्रेड कर रहे हो, या फिर आप दूसरों के कल्चर को अपनी हरकतों की वजह से इंफीरियर दिखा रहे हो। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से तगड़े वाले दंगे फसाद हो सकते हैं। तो पब्लिक स्फीयर के मामले में यहाँ पर जो प्लूरलिज्म का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि इंडिविजुअल्स इक्वल हैं। मल्टी कल्चरिज्म कहता है कि इंडिविजुअल जो है वो इक्वल नहीं है, यहाँ पर कल्चरली न्यूट्रल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कल्चर नेगोशिएशन है, कोई भी कल्चर दूसरे के कल्चर में इस प्रकार से इंटरफेरेंस ना करे। इंटरफेरेंस तो पहली बात है होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कैसे भी करके दूसरे के कल्चर को हमें डिग्रेड नहीं करना है, उसको इंफीरियर नहीं दिखाना है, डोमिनेट नहीं करना कि भाई मेरा कल्चर सबसे महान है, तुम्हारा कल्चर तो कुछ भी नहीं है। आप उनका मजाक उड़ा लग गए, तुम ये पता नहीं क्या करते रहते हो, ईद पर, बैसाखी पर, होली पर, दिवाली पर, ये एक दूसरे के ऊपर मतलब किसी भी प्रकार से उनके कल्चर का मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर घुमा फिरा कर ये है, दंगे फसाद की संभावना बन जाएगी वरना से, जो कि नहीं बननी चाहिए, जो कि सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं है। बात करें दोस्तों अगर हम लोग कल्चर डाइवर्सिटी की, तो प्लूरलिज्म के कंसेप्ट ये कहता है कि अलग अलग प्रकार के कल्चर जो हैं वो अलाउड होते हैं, ठीक है, इन अ सेपरेट कल्चरल स्फीयर। बट सोसाइटी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको हर एक कल्चरल फॉर्म को एक्सेप्ट करना ही है, सपोर्ट करना ही है या एक्नॉलेज करना ही है। मैं मान लो कि इंटरेस्टेड नहीं हूं किसी कम्युनिटी के कल्चर को समझने के लिए, इट्स टोटली ओके, इट्स टोटली ओके विद इन अ प्लूरल सोसाइटी। मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि डिफरेंट कल्चर्स आर अलाउड इन अ सेपरेट कल्चरल स्फीयर। सेपरेट कल्चरल स्फीयर मतलब आपको परमिशन है कि आप अपने कल्चर के हिसाब से रीति रिवाजों परंपराओं को फॉलो करो, लेकिन मेरे को जबरदस्ती मत घसीटो इसमें, अनटिल एंड अनलेस मेरा खुद से मन ना करे, मेरी कंसाइंस मुझे खुद इशारा ना दे कि भाई मैं बीइंग अ हिंदू गुरुद्वारे में मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरा मन अगर नहीं है जाने का तो कोई जबरदस्ती सरदार घसीट के नहीं ले जाएंगे मुझे गुरुद्वारे। ये कहता है प्लूरलिज्म का कंसेप्ट। तो प्लूरलिज्म जो है इट अलाउज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ कल्चरल फॉर्मेशंस, ठीक है, कि कल्चरल जो फॉर्म होते हैं वो डिसॉल्व होने की भी संभावना यहां पर रखते हैं कल्चर डाइवर्सिटी के अंदर, मतलब प्लूरलिज्म के अंदर। व्हेन इट कम्स टू कल्चर डाइवर्सिटी, ये एक विंडो अलाउ करता है कि अगर कुछ कल्चर बन रहे हैं तो वो उनकी वैल्यू कम भी हो सकती है और वहां पर वो डिसॉल्व भी हो सकते हैं। डिसॉल्व कैसे हो सकते हैं? मान लो कोई एक रीति रिवाज या परंपरा को छोड़ दिया गया है और सब लोग ही छोड़ दें उसको, या फिर उसको फॉलो करने वाले बहुत कम लोग रह जाएं, तो फिर वो जिंदा नहीं रह पाएगी वो परंपरा, वो कल्चरल पैरामीटर फिर जिंदा नहीं रह पाएगा। मल्टी कल्चरिज्म के अंदर बात करें अगर हम लोग कल्चर डाइवर्सिटी की, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को यहाँ पर इंकरेज करा जाता है। वहां पर देख रहे हो अलाउ करा जाता है कि हाँ आपके जितने कल्चर्स हैं आओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्रकार से बूस्ट करा जा रहा है, उनको इंकरेज करा जा रहा है। इंडिविजुअल्स जो हैं वो माने जाते हैं कि वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो कलेक्टिविटीज का पार्ट है, किसी न किसी समाज से जुड़े हुए हैं, कल्चर से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, घर परिवारों में कुछ तो पूजा पाठ परंपरा फॉलो होती होगी। तो जो उनकी जिंदगी को एक मीनिंग देता है। मीनिंग कैसे देता है कि आपके घर परिवार का इंट्रोडक्शन होता है कि आपके यहाँ जो है ये खाना पीना चलता है, ये पहनावा चलता है, आप होली पर ये करते हो, ईद पर ये करते हो, क्रिसमस पर ये करते हो। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ को मीनिंग देता है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी को मीनिंग देता है। तो मल्टीकल्चरिज्म जो है वो इन कलेक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है, कि सब लोग जो हैं मतलब अलग अलग जो कलेक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, सारे क्रिश्चियंस हो गए, सारे मुस्लिम्स हो गए, विद इन मुस्लिम्स ऑल्सो शियाज हो गए, सुन्नी हो गए,
वो किसी भी प्रकार से अपने अलग कल्चर को अलग तरीके से फॉलो करना चाह रहे हैं तो उनको इनकरेज करा जाता है। शिया कभी भी भारत के अंदर, ये सिर्फ भारत स्पेसिफिक में आपको बात बता रहा हूँ, शिया कभी भी भारत में सुन्नीस को ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे, और सुन्नीस कभी भी शिया को ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हें वही फॉलो करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। वो अपनी कल्चर को, अपनी परंपरा को फॉलो करें, वो अपनी परंपरा को फॉलो करें। अम्ब्रेला टर्म लेकिन उनके जो कल्चर को, उनके रिलीजन को डिफाइन करने के लिए वो है इस्लाम, वो है मुस्लिम कम्युनिटी के वो लोग हैं, लेकिन विद इन दैट ऑल्सो शियाज एंड सुन्नीस का अलग अलग कल्चर है। इसको इंकरेज करा जाता है कि आप अपने कल्चर को जो है वो यहाँ पर और ज़्यादा उसको बढ़ा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कैसे भी करके आपको ये नहीं दिखाना है कि आप दूसरे कल्चर्स इन्फीरियर है। और डोमिनेंट प्रिंसिपल्स इसके क्या होते हैं, किन आधार पर प्लूरलिज्म का कंसेप्ट जो है वो चलता है? प्लूरलिज्म का कंसेप्ट चलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर, कि सब लोग इक्वल हैं, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पर, कि अगर आज को अगर मान लो कि मेरी मर्जी है कि मुझे जो है अपना कल्चर छोड़कर किसी और के कल्चर में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे उनका कल्चर जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं उसका पार्ट बन सकता हूँ। मेरे को अगर मंदिर से ज़्यादा गुरुद्वारे में शांति मिलती है, गुरुद्वारे में जो लंगर प्रसाद है या फिर जो कड़ा प्रसाद है वो मुझे अगर ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिलता है, तो ये मेरी भावना है, ये मेरा लगाव है। तो यहाँ पर आई हैव फुल फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कि मैं किसी एक कल्चर कम्युनिटी के साथ जुड़कर उनके रीति रिवाजों और परंपराओं को अपना लूँ। मैं बीइंग अ हिंदू जो है चर्च जा सकता हूँ, मैं बीइंग अ क्रिश्चियन मस्जिद जा सकता हूँ, और मुझे अगर वहाँ पर ज़्यादा एफिलिएटेड महसूस होता है, मुझे लगता है कि येस आई हैव डीप कनेक्शन विद अल्लाह, आई हैव डीप कनेक्शन विद जीसस क्राइस्ट, तो मैं क्यों ना उनकी भक्ति करूँ, क्यों ना उनको फॉलो करूँ। तो इट इज़ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। मल्टीकल्चरिज्म के अंदर जो डोमिनेंट प्रिंसिपल्स हैं डेट इज़ एफिलिएशन, कि आप किसी एक ग्रुप के साथ पार्ट होते हो। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी अकेली नहीं चलती है, यू आर पार्ट ऑफ सम और दी अदर कलेक्टिविटी, क्योंकि आप किसी घर परिवार से, किसी एक समाज से आते हो, तो कुछ तो आपके घर में फॉलो होता ही होगा, कुछ तो आपके घर में कस्टम्स, रिलीजन, प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा, खाना पीना कुछ तो चलता ही होगा। तो आप एफिलिएटेड होते हो, यहाँ पर आप जुड़े होते हो किसी तरह किसी के साथ, और यहाँ पर दूसरों के कल्चर्स को रिकॉग्नाइज भी करा जाता है। और रिकॉग्निशन के साथ आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर रिकॉग्निशन के साथ इनकरेज भी करा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिकॉग्निशन अगर आप इस्लामिक टर्म्स में बात करो तो शिया का अलग कल्चर है और सुन्नीस का अलग कल्चर है, लेकिन दोनों के सेपरेट कल्चर्स को रिकॉग्नाइज करा जाता है। कॉमन वे में, ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म में हम बोल सकते हैं दिस इज इस्लामिक कल्चर, दिस इज मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं ये। लेकिन अगर उनके सेपरेट रीति रिवाज और परंपरा हैं, उनके सेपरेट प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग तौर तरीक़ों से वो मस्जिद में किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, कुछ फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसको रिकॉग्नाइज करा जाएगा। उसको कैसे भी करके इंफीरियर नहीं बताया जाएगा, या फिर कोई भी एक ग्रुप है वो किसी और ग्रुप के ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे हिंदूज़ के अंदर जो है नॉन वेज खाना, या अगर आप पक्के वाले ब्राह्मण हो, पक्के वाले हिंदूज़ हो, तो नॉन वेज वगैरह खाना, मछली खाना, चिकन खाना, ये सब अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन वहीं पर जो बंगाली हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है, अगर आप हिंदूज नॉर्थ इंडिया के हो तो ये सब अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बंगाली हिंदू कम्युनिटी जो है वो नवरात्रों में जो है मछली चढ़ाते हैं नवदुर्गा के ऊपर, तो वहाँ पर वो चीज़ काफ़ी शुभ मानी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से यूपी, एमपी, बिहार के जो लोग हैं वो जाकर जो हिंदूज बंगाल के अंदर रह रहे हैं उनका गला काट देंगे, या बंगालीज जो है वो नॉर्थ इंडियंस को बताएंगे कि आपको ये फॉलो करना ही है, आपको पूजा पाठ इसलिए नहीं फलती क्योंकि आप ये फॉलो नहीं करते हो। साउथ इंडिया में मंदिरों में लुंगी पहने बिना एंट्री नहीं मिलती, एक मर्द को साड़ी पहने बिना एंट्री नहीं मिलती एक औरत को, तो वो उनका सेपरेट कल्चर है। हिंदूज हम भी हैं, नॉर्थ इंडियंस, हिंदूज साउथ इंडियंस भी हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में ऐसी कोई बंदिशें नहीं है। आप जो है बरमूडा पहनकर, जीन्स पहनकर, कोट पैंट पहनकर, कुर्ता पजामा पहनकर जा सकते हो, लेकिन साउथ इंडिया में प्रॉपर एक ड्रेसिंग स्टाइल, एक कस्टम होता है, वहाँ पर पंडित पुजारी आपको टोक सकते हैं, ठीक है। आप अगर मंदिर में जाने के बाद भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर सर पे रुमाल नहीं डालते हो, अगर आप मर्द हो, और औरत हो तो चुन्नी नहीं डालते और पंडित कुछ कहते भी नहीं है, तो
ये हो सकता है कि आपके मंदिर के अंदर चल सके, लेकिन गुरुद्वारे के अंदर हो सकता है कुछ सरदार जो हैं, कुछ अंकल आंटियाँ जो हैं, वो आपको टोक दें, आपको डांट फटकार लगाएं कि आपने जो है रुमाल क्यों नहीं डाला हुआ है सर के ऊपर, या चुन्नी क्यों नहीं ओढ़ी हुई है आपने, यहाँ पर आप बदतमीज़ी करने आए हो क्या। तो वो कल्चर है, वो उनको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और हमें यहाँ पर ना, जैसे हम जो ये बात कह रहे हैं कि डोमिनेंट वे में बिहेव नहीं करना चाहिए, तो आप गुरुद्वारे में जाकर अकड़ नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो उनके कस्टम्स और रीति रिवाज परंपरा है कि वहाँ पर जो है आपको अगर मेन श्राइन के अंदर घुसना है तो आपको सर पर रुमाल डालना पड़ेगा, एक मर्द को, और एक लड़के को, एक लड़की को, एक औरत को सर पे चुन्नी ढकनी चाहिए। वैसे तो हर धर्म में कहते हैं कि सर ढक कर ही जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू अगर इसको फॉलो नहीं करते हो अपने चर्च या अपने मंदिर में, और वो घुसे चले जा रहे हो, और वहाँ पर वो कहे कि नहीं भाई हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में तो ऐसा फॉलो नहीं होता है, तो हम यहाँ पर आपके तो ऐसे ही घुसेंगे, तो इन बातों पर दंगे फसाद हो सकते हैं। ठीक है, आपको हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना है कि उनके कुछ अलग प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अलग नियम हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आप हमारा कॉम्प्रीहेंसिव यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल की तैयारी करवाई जाती है, तो आप हमारे ट्रू आईएएस एंड पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑप्शनल में दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, डैट इज़ लॉ, PSIR, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड, तो आप या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इन डिस्कशंस की PDF चाहिए, तो फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे 21 रुपीज़। जस्ट स्कैन द QR कोड, कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस, और फिर वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पर भेज दो। ठीक है, हमारी टीम जो है वो डायरेक्टली आपको PPTs जो है, PDFs जो हैं वो सेंड कर देंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी जनरल डाउट या क्वेरी होता है प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप डिस्कस करना चाहते हो, तो दिस इज़ माई पर्सनल नंबर। आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या टेलीग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। एज सून एज आई गेट फ्री, मैं आपकी क्वेरी जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रिप्लाई आपको करूँगा। ज़रूरी नहीं अगर आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करोगे तभी आपकी हेल्प होगी, मैं आपकी जर्नली वैसे भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ेदार डिस्कशंस करेंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।